नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस दृष्टि साइंस 2024 घटना चक्र के पार्ट 5 के सेशन को देखने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी के तंत्रिका तंत्र को हम लोग देखेंगे। अब चूंकि हो क्या गया था कि केवल 20 दिन बचे हुए हैं आप लोगों के 17वीं बीपीएससी के एग्जाम होने में, और उससे पूर्व हम लोगों को सारा का सारा टॉपिक्स लगभग कवर कर लेना होगा। यह ध्यान रखिएगा 20 दिनों में ही हमें कवर करना होगा किसी भी कंडीशन में। और तब आप हम लोग जानते हैं कि जो साइंस है यह बीपीएससी के त्रिदेवों में से एक देव है। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस, ये त्रिदेव कहता हूं मैं बीपीएससी का। और इनमें साइंस का भी वेटेज काफी ज्यादा होता है। तो हम लोग मैं रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहा था साइंस को लेकर के इस बुक का, तो इसके संदर्भ में मैंने सोचा कि वीडियो के लेंथ को छोटा करके, क्योंकि मेरे पास समय अभाव भी होता है, ऑफलाइन बैचेस भी पढ़ानी पड़ती हैं और आप लोगों के लिए यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ों को भी मैं लेकर के आता हूँ साथ में, तो समय अभाव के कारण नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने लेंथ छोटा करके आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन सोच रहा हूँ कि एक एक टॉपिक को ही करवाऊंगा और एक टॉपिक के माध्यम से हम लोग कवर कर लेंगे संपूर्ण साइंस को। तो यहाँ पे आज हम लोग तंत्रिका तंत्र को कवर करेंगे। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो हम लोगों ने बायोलॉजी के विज्ञान की शाखाएं एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका, मानव कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र तंत्र, विटामिन और पोषण आदि को कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि अभी अभी तक आप लोगों ने इसे चेक नहीं किया है तो नीचे जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आई बटन में भी आपको सभी वीडियोस के एड्रेस प्राप्त हो जाएंगे। यह सेशन 17वीं बीपीएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा और वनडे एग्जाम्स के लिए तो ये रामबाण के तुल्य सिद्ध होगा। तो सेशन को प्रारंभ करते हैं बिना विलंब के। तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे आज हम लोग, नर्वस सिस्टम की और परिभाषा की बात करेंगे यदि हम लोग, तो ध्यान रखिएगा वह तंत्र, शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने या किसी बात को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य और उनके कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसे हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी हमारा जो संपूर्ण शरीर है वह किससे नियंत्रित होता है, तो वह हमारा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो हम लोग करते हैं वह विज्ञान की एक शाखा है जिसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं और तंत्रिका विज्ञान भी इसे हिंदी में एक कहा जाता है। अब तंत्रिका तंत्र की यदि हम लोग विभाजन करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भागों में पहला भाग होता है आपका, तीन चीज हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, दूसरा हमारा मस्तिष्क, सारा काम यहीं पे संपन्न होता है, और फिर हमारा मेरु रज्जु जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मेरु और मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है, यहीं पे आकर के मिल जाएंगे दोनों। परिधीय तंत्रिका तंत्र है दूसरा हिस्सा जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और इसके अंतर्गत दो खंड होते हैं, एक सेंसरी डिवीजन और दूसरा है मोटर डिवीजन। संवेदी खंड और चालक खंड, संवेदी खंड के भी दो भाग होते हैं, एक आपका सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स और दूसरा अंतरांगीय संवेदी तंतु विस्क्रल सेंसरी फाइबर्स होते हैं। और चालक खंड के अंतर्गत भी दो हैं, आपके दैहिक चालक तंतु और अंतरांगीय चालक तंतु। तो ये ध्यान रखिएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो खंड होते हैं। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे संवेदी या अभिवाही तंत्रिका तंत्र जिसे सेंसरी या अफेरेंट नर्व सिस्टम कहा जाता है, वह सिस्टम है जो कि संवेदी प्रेरणाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में लाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में संवेदी प्रेरणाओं को कौन लाता है, तो संवेदी या अभिवाही तंत्रिका तंत्र होती हैं। इसके अतिरिक्त चालक, प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं जो होती हैं, ये प्रतिक्रियाओं की प्रेरणा को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अपवाहकों में पहुंचाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अपवाहों तक पहुंचाने के लिए प्रतिक्रियाओं या प्रेरणाओं की पहुंचाने कौन पहुंचाएगा, तो चालक या प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं होंगी। वहीं मिश्रित तंत्रिकाओं की बात करेंगे, मिक्स्ड नर्व्स की, जो कि संवेदी और चालक दोनों प्रकार के तंतुओं से बनी होती हैं और दोनों ही काम कर सकते हैं। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हमारा मस्तिष्क, हमारा हमारा जो मेरु रज्जु है, मेरु रज्जु दोनों भाग आ जाएगा। मेरु रज्जु और मस्तिष्क दोनों हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम लोग कहते हैं। अब मस्तिष्क की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है और सभी चीजों का नियंत्रण मस्तिष्क के माध्यम से ही किया जाता है। इसकी अवस्थिति कहाँ होती है, तो हमारे कपाल में, हमारे कपाल में क्रेनियम नामक एक आवरण में
ये ढकी हुई होती है और क्रेनियम का जो निर्माण होता है ये 8 अस्थियों के द्वारा होता है। हम लोग अपनी खोपड़ी को अगर छूने का प्रयास करें, कभी देखिएगा बालों के नीचे में बाल भी जो होते हैं वो हमारे जो क्रेनियम है उसे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बाल एक स्पंजी या गद्देदार सतह की भूमिका निभाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्रेनियम के ऊपर होता है, 8 अस्थियों से हमारा क्रेनियम निर्मित है और इसके अंदर में हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। और क्रेनियम का कार्य है मस्तिष्क की सुरक्षा करना। मस्तिष्क की वजन की बात करेंगे तो 1400 ग्राम हमारे मस्तिष्क का वजन होता है, यानी 1.5 किलो में 100 ग्राम कम। मस्तिष्क के भाग की बात करेंगे तो इसके 3 भाग होते हैं, आगे का मस्तिष्क, मध्य का और पिछला मस्तिष्क। भागों की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नीचे कुछ है नहीं, चलिए ठीक है। अग्र मस्तिष्क की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क की बात करेंगे तो इसका 2 भाग होता है, फोर ब्रेन का 2 भाग। आगे वाला जो पार्ट है ये अग्र मस्तिष्क कहलाता है। सेरिब्रम और डाई एंसेफिलॉन और सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का 2 भाग होता है। वहीं डाई एंसेफिलॉन की बात करेंगे तो इसके 3 भाग हो जाते हैं। डाई एंसेफिलॉन को 3 भागों में पुनः विभाजित किया जाता है, एक एपिथैलेमस, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। ध्यान रखिएगा, डाई एंसेफेलॉन के 3 भाई हैं, तीनों थैला लेकर के खड़े हैं, एक एपिथैलेमस, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। डाई एंसेफेलॉन के तीनों भाई थैला लेकर के खड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात है पश्चिम मस्तिष्क की बात करेंगे तो पश्चिम मस्तिष्क या पिछला मस्तिष्क जो कि आपका हिंड ब्रेन कहलाता है, ये आपका कहाँ होगा, तो इसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा, यानी कि सीधा का सीधा हमारा पीछे का जो पोर्शन है जहां पर जुड़ता है मेरुरज्जु, वहां पर मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम दोनों पश्च या पिछले मस्तिष्क के भाग हैं। मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 हैं हमारे, एक है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना हमारे मध्य मस्तिष्क का भाग है। तो ये विभाजन भी आप लोग याद रखिएगा और विभाजन से भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा पिछले मस्तिष्क का हिस्सा है, कौन से अगले मस्तिष्क का हिस्सा है, इसलिए इस संदर्भ से भी आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन की। तो इसका सबसे पहला भाग है हमारा सेरिब्रम और सबसे महत्वपूर्ण भाग भी है, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग या संपूर्ण मस्तिष्क का कहें तो 80% भाग सेरिब्रम का ही होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये ध्यान रखिएगा। कार्य क्या है, तो हमारे द्वारा जो भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है उस ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। स्मरण क्षमता ये इसमें समाहित होती है। बुद्धिमत्ता, हमारा जो आईक्यू है, आईक्यू भी इसी से प्रभावित होता है। चिंतन हम लोग यहाँ पे करते हैं, विश्लेषण करते हैं या समन्वय करते हैं, कुछ भी चीज सोचते हैं, कुछ भी चीज की हम लोग विश्लेषण करते हैं या किसी भी चीज का समन्वय करते हैं, वो सभी का सभी काम हम लोग सेरिब्रम में ही करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी वाणी कठोर होगी या मृदु होगी, धीमी होगी, ऊंची होगी, वाणी कैसी होगी हमारी, तो उस पर नियंत्रण रखने का काम सेरिब्रम ही करता है। दूसरा भाग है हमारा हाइपोथैलेमस। सीधा सीधी हम लोग लेकर के चलते हैं, हाइपोथैलेमस का क्या भाग है, काम है, तो याद रखिएगा आपका हाइपोथैलेमस का जो काम कार्य है वो जितने भी संवेगात्मक क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण करता है, और हमारे शरीर में जो भी हार्मोन्स का प्रवाह होता है उस पर कितना निकलना है, कितना नहीं निकलने देना है, दोनों पर नियंत्रण रखने का काम हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। यह शरीर के ताप नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाता है। इवन हमें भूख, प्यास, हमें किसी से प्यार हो गया है या घृणा आदि का नियमन, किसी से हम लोग घृणा भी करने लगे हैं, तो ये सभी चीजों का नियमन करेगा हाइपोथैलेमस में होता है। और क्रोध और प्रसन्नता प्रसन्नता का भी नियंत्रण जो है वो हाइपोथैलेमस ही करेगा। यानी जो भी हम लोग कर लीजिए, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, क्रोध, प्रसन्नता, ये सभी के सभी हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होते हैं। शरीर का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस के द्वारा ही नियंत्रित होता है। थैलेमस की बात करेंगे तो इसका मूल कार्य क्या है कि ठंडा, गर्म, दर्द आदि को पहचानता है। थैलेमस ठंडा, गर्म, दर्द आदि को पहचानता है। यदि हमें ठंड लगती है तो पहचान हमारा थैलेमस करता है कि हाँ संपूर्ण शरीर को ठंडी लग रही है, संवेदना भेजा जाता है, हम लोग ठिठुरने लगते हैं। गर्मी लग, अगर कहीं हम लोग रोटी अगर कभी बनाए होंगे आप लोग बनाए कि नहीं, लेकिन मैंने तो बहुत सारी रोटियां बेली हैं। तो जब रोटी बनाते हैं तो कभी कभी नंगी तवा पर, गर्म तवे पर हाथ हम लोग रख देते हैं, अचानक से झटका दे करके हम लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं,
तो वो जो वगैरह सेंसर्स वगैरह होता है, ये जो है सेंसर्स, ये हमें थैलेमस ही पहचानने में मदद करता है कि आपने गर्म तवे पर हाथ रख दी या फटा लीजिए हाथ। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि थैलेमस ठंडा, गर्म और दर्द की पहचान करता है। एपिथैलेमस जो है वह कार्य क्या करता है, तो पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले मिलेटोनिन हार्मोन का स्रावन कौन करता है, तो एपिथैलेमस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन सभी चीजों को। मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे तो मध्य मस्तिष्क का मूल कार्य क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मध्य मस्तिष्क यहाँ बीच में होगा, एकदम बीचों बीच, यहाँ एकदम बीच में एकदम। तो इसे है कि अर्ध चेतना की अवस्था में पेशीय क्रियाओं, नेत्र गोलकों और पुतलियों की गतियों आदि का नियंत्रण करता है। आप कभी सोए हुए व्यक्ति को देखिए, उसकी पुतली जो होती है आंखों की, वो कभी कभी मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है। तो जब अर्ध चेतना की अवस्था में होती है तो जो भी पुतलियों की गति होती है, नेत्र गोलकों की गति होती है या पेशीय क्रियाओं की जो गति होती है, वह आपका मध्य मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। इसके पश्चात यदि हम लोग देखें पश्चिम मध्य मस्तिष्क के पश्चात देखेंगे हमारा पश्च या पिछला मस्तिष्क को हम लोग देखेंगे, सॉरी पिछले मस्तिष्क को देखेंगे, हिंड ब्रेन को। तो यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। पहला है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कार्य क्या है, तो हृदय का स्पंदन का नियंत्रण। हृदय हमारी कितनी बार धड़केगा, नहीं धड़केगा, उसका नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा करेगा। श्वसन पर नियंत्रण, हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए, सांस हमें तेज करनी है नहीं करनी है, नियंत्रित कौन करेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा करेगा। रक्त दाब का नियंत्रण, उपापचय का नियंत्रण या भोजन निगलने या उल्टी करने पर जो नियंत्रण है वो सभी के सभी मेडुला ऑब्लंगेटा नियंत्रित करता है। भोजन निगलने और उल्टी करने, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा नियंत्रण करता है। वहीं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की बात करेंगे तो इसका मूल कार्य क्या है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सुनने में बड़ा अजीबोगरीब नाम लग रहा है, सुनने में बड़ा अजीबोगरीब नाम लग रहा है, इसलिए देखने में ये कैसा होगा, इसीलिए देखने में कैसा होगा, सुनने में अजीबोगरीब नाम है और देखने में कैसा होगा, तो यही इसका कार्य है। यानी देखने और सुनने की क्षमता का नियंत्रण और नियमन जो करता है वो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना करता है। सेरिबेलम की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, शरीर की संतुलन को बनाए रखने का काम सेरिबेलम करता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण भी हमारा सेरिबेलम ही करता है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से शामिल है। पहला है हमारा कपाल तंत्रिकाएं, दूसरा मेरुरज्जु तंत्रिकाएं और फिर आपका मेरुरज्जु के बारे में बात कर लेंगे जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है। सबसे पहले कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स की बात करेंगे। क्रेनियल नर्व्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिकाएं होती है, ये इसकी संख्या होती है 12 जोड़ी तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं और इसका कार्य क्या है, तो पहली, दूसरी और आठवीं जोड़ी जो होती है वो संवेदी होती हैं, सेंसरी होती हैं। और 3, 4, 6, 11 और 12, 3, 4, 6, 11 और 12 जोड़ी जो है ये चालक तथा 5, 7, 9, 10, 5, 7, 9, 10 जो है आपका 5, 7, 9, 10 जोड़ी मिश्रित होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये कपाल तंत्रिकाओं के मूल कार्य हैं, ये सेंसरी होती हैं, चालक होती हैं और मिक्स्ड होती हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बात करेंगे तो मेरुरज्जु से जुड़ी हुई तंत्रिकाएं की संख्या होती है कुल 31 जोड़ी और ये कार्य क्या करती है, तो हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुरज्जु से जोड़ता है। और उसके पश्चात हम लोग देखते हैं मेरुरज्जु से ही हमारा जो संपर्क होता है वो नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा और फिर हमारे ब्रेन से जाकर के सारा कुछ जुड़ जाता है, जितनी भी तंत्रिकाएं अंत में ब्रेन से जुड़ जाती हैं। मेरुरज्जु की बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है और मूल कार्य क्या है, तो विभिन्न प्रकार के प्रतिवर्ती क्रियाओं या रिफ्लेक्स एक्शन को यह नियंत्रित करती है और मस्तिष्क में आने वाले जो भी उद्दीपन है, जो भी चीजें हैं उसका संवहन हमारा स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु करती है। अब यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया के विषय में दिया गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है या इसके उदाहरण क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो परिभाषा क्या हो सकती है प्रतिवर्ती क्रिया की, तो वैसी क्रियाएं जिन पर मनुष्य की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, यह बिना इच्छा के यह क्रिया होगी ही होगी, ये ध्यान रखिएगा, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और स्वभाव के आधार पर इसे प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है अअनुबंधित अनकंडीशनल और दूसरा है कंडीशनल या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। खोजकर्ता कौन है इसके, तो मार्शल हॉल ने प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज की थी और उदाहरण क्या है, छींकना रोक करके दिखा लीजिए, कभी नहीं रोक सकते, खांसना रोक करके दिखाइए,
कभी नहीं खांस सकते हैं, या चाह करके भी हम खांसना चाहें जबरदस्ती नहीं खांस सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। उबासी लेना, नींद आएगी तो हम अपने आप उबासी लेने लगते हैं बैठे बैठे, पढ़ते पढ़ते। क्लास में अभी भी आप लोग अगर देखें तो क्लास में बैठे बैठे भी हम लोग नींद उबासी लेते हैं। स्वादिष्ट भोजन देख करके मुंह में पानी आना, मटन देख करके मुंह में वैसे ही पानी आ जाता है, या स्वादिष्ट भोजन देख लीजिए। पलकों का झपकना अपने आप होता है, पलक अपने आप झपकती हैं। कांटों पर पैर पड़ने पर पैर का पीछे की ओर खींच लेना, कहीं भी देख लीजिए पैर का पीछे की ओर खींच लेना। या गर्म तवे पर, जो मैंने उदाहरण दिया था, यदि रोटी बनाते हुए गर्म तवे के ऊपर आपका हाथ रखा जाता है तो आप अपने आप हाथ पीछे खींच लेते हो। आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो प्रतिवर्ती क्रिया का ही उदाहरण है, रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र दो भाग होते हैं। इनके कार्य क्या क्या हैं? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य की बात करें हम लोग तो ध्यान रखिएगा कि श्वेत ग्रंथियों से स्राव करते हैं, आंखों की पुतलियों का फैलना, छोटा होना, हृदय का स्पंदन को तेज करना, रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाना, लार ग्रंथियों का स्राव कम करना, बाल खड़े होना। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा, क्रोध की अनुभूति होती है। किसकी? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आंखों की पुतलियों का सिकोड़ना, यानी जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में हो रहा था वही आपका उसका ठीक उल्टा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्रियाएं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में आंखों की पुतलियां फैल रही थी, परानुकंपी में पुतलियां सिकुड़ जाएंगी। वहां पर लार के स्राव को कम हो रहा था, यहाँ पर बढ़ाया जा रहा था। मूत्राशय की पेशियों में संकुचन हो रहा था, आंतरीय भित्ति में संकुचन हो रहा है, पाचक रसों में वृद्धि होती है। इसके सामूहिक प्रभाव से हमें आराम एवं सुख की अनुभूति मिलती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस तंत्रिका तंत्र के सामूहिक प्रभाव से आराम या सुख की अनुभूति होती है? तो वो आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। और यह भी प्रश्न हो सकता है कि किस तंत्रिका तंत्र के सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा और क्रोध की अनुभूति होती है? तो आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है। इसके पश्चात हम लोग देखें नीचे क्या दे रहा है, तो चलिए कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे मनुष्य के संवेदी अंगों की। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य के संवेदी अंगों की यहाँ बात करेंगे तो बाह्य ज्ञानेंद्रियां, स्वाम्य ज्ञानेंद्रियां और अंतः ज्ञानेंद्रियां, ये तीन प्रकार के संवेदी अंग होते हैं। बाह्य ज्ञानेंद्रियों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये प्रमुख ज्ञानेंद्रियां हैं। स्वाम्य ज्ञानेंद्रियों की बात करेंगे तो ऐच्छिक पेशियां, संधियां, स्नायु और कंडरा, जो कि विभिन्न आपके शरीर के अंदर में कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम लोग देखे हैं इसको। और अंतः ज्ञानेंद्रियों की बात करेंगे तो आत्रांगों और रुधिर वाहिनियों की दीवार क्या है, ये अंतः ज्ञानेंद्रियों के उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात आप उदाहरणों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतः ज्ञानेंद्रियां हैं? आपका कर्ण, नेत्र, संधि और आपका रुधिर वाहिनियों की दीवार, ये ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर परीक्षा दृष्टि की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क विभिन्न प्रकार सोचने, शरीर का संतुलन बनाए रखने और हृदय गति पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क में सुई चुभाने पर क्या होगा? यदि हमारे मस्तिष्क में सुई चुभो दिया जाए तो क्या होगा? तो दर्द नहीं होगा, वहां कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का कोई हमें अनुभूति नहीं होगी। परितृप्ति एवं प्यास का केंद्र कहाँ है? तो परितृप्ति और प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस है। मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मी में बढ़ता है। मानव शरीर का तापमान सदैव बराबर ही बना रहता है। ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। टेम्परेचर हमारा बाहर का बढ़ेगा, हमारे शरीर के बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है और घटता है गर्मियों और ठंड में। और 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे शरीर का आंतरिक तापमान होता है, और यह 310 केल्विन, याद रखिएगा। ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। मानव शरीर का तापक्रम याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन में डाल देगा। हम लोग सोच लेंगे कि गर्मियों में हो सकता है कि तापमान बढ़ जाएगा, ठंडों में हमारे शरीर का तापमान घट जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर शरीर का होता है, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो। निर्गन या उल्टी का नियमन केंद्र हम लोग पहले ही देख चुके थे। निगलने और उल्टी करने का केंद्र कौन होता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। और हृदय की अनुकंपी सप्लाई काट देने पर हृदय की दर क्या होगी? हृदय के धड़कने की दर क्या रहेगी? तो वो आपका वही रहेगी, समान रहेगी।
मानव शरीर में समन्वय तंत्र कौन है? तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जो है ये मानव शरीर में तंत्रिका आपका समन्वय तंत्र के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। वहीं हम लोग बात करें, यदि हृदय की सारी तंत्रिकाएं सप्लाई दे तो हृदय क्या करेगा? लय के साथ धड़केगा। सारे वाद्य यंत्र एक साथ अगर बजने लगते हैं तो हमें संगीत कितनी अच्छी सुनाई देती है, लयबद्ध रूप से हम लोग संगीत सुनना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यदि हृदय की सारी तंत्रिकाएं सप्लाई दे, सब जितनी तंत्रिकाएं हैं सब लोग सप्लाई देना शुरू कर देगा, तो हृदय लय के साथ एकदम लय के साथ धड़कना प्रारंभ कर देगा। अनुबंधित प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किस पर होता है? तो ये कुत्ता पर होगा और ये आर्डवन पैवलोव द्वारा कहा गया है। अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया का प्रदर्शन कुत्तों पर होता है, ये आर्डवन पैवलोव ने कहा है। शरीर संतुलन से संबंधित संवेदांग जो है अंतःकरण है, ये ध्यान रखिएगा। शरीर का जो संतुलन बनाए रखने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है वो कान का अंदरूनी भाग है, अंतःकरण है। रंग भेद की दृष्टि से अगर हम लोग देखें संवेदना के लिए जिम्मेदार कौन है? तो शंकु है, और आंखों में शंकु पाया जाता है, शंकु कोशिका होता है। वृद्धावस्था में पाए जाने वाले सामान्य नेत्र दोष क्या है? तो प्रेस्रा बायोपिया है। निकट दृष्टि दोष क्या कहते हैं? मायोपिया। मायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष या हाइप्रोपिया हाइप्रोपिया उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं इस रोग के इलाज के लिए, या कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अंतःस्रावी तंत्र को देखेंगे, और अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित होने वाले जो भी हार्मोन्स है उसे यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।